हाँ, फिजिक्स में हमने लास्ट क्लास क्या किया था, प्रिज्म के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना। आज के क्लास में हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। अब ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ये एक जनरलाइज टॉपिक है। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो आपको देखने में मदद करता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बोलोगे सर आप चश्मा पहनो वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हाँ वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। और जो जनरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसका काम क्या होता है, कोई भी चीज को अच्छे से देख पाना, या फिर कोई भी चीज को, बहुत छोटा चीज है उसको बड़ा करके देख पाना, या फिर कोई चीज बहुत दूर है उस चीज को देख पाना। जिस इंस्ट्रूमेंट के मदद से हम ये सारे काम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिकली दो ही पर्पज है। क्या होना है कि हाई मैग्निफिकेशन होना चाहिए ताकि हम बहुत छोटे चीज को बड़े करके देख सके, या फिर हाई रिजोल्यूशन होना चाहिए, मतलब जो बहुत दूर का चीज को हम देख सकते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भगवान ने बनाया है वो है हमारा आंख। हमारा क्या, कोई भी जानवर लोगों का आंख सबसे बड़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो है, ठीक है, ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई से अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आज तक दुनिया में नहीं बना है। अब हालांकि आप लोगों का सिलेबस से ह्यूमन आई का टॉपिक हट चुका है तो उसको हम पढ़ाएंगे नहीं। तो हमारे सिलेबस में 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। क्या क्या, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और तीसरा है टेलीस्कोप। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जिसको हमें आपके सिलेबस में, जो आपके क्लास 12 के सिलेबस में है, इन तीनों को हमें पढ़ना है। और तीनों को पढ़ने के लिए हमें लगभग 3 क्लास लगेंगे, मतलब एक क्लास के लिए एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे सिंपल ऑप्टिकल या सिंपल माइक्रोस्कोप की, और सिंपल माइक्रोस्कोप के रिलेटेड हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखो, अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है समझते हैं पहले। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, बस एक ही कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, एक ही कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ बहुत छोटा होता है। अब ऐसा क्यों, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप का एग्जाम्पल देखना चाहो आपके आसपास ही होगा। अगर आपके घर में मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या है, वो बहुत छोटे छोटे अक्षरों को देखने में मदद करता है। अगर कभी घड़ी बनाने गए हो, वॉच मेकर्स के पास गए हो, वो आंख में इतू सा एक लगा देते हैं जिससे वो घड़ी के जो अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको मैग्नीफाई करके देख पाए। या फिर अगर आप कटक में कोई भी ज्वेलरी शॉप में जाओ, कटक या भुवनेश्वर, वहां पे जो बहुत बारीक काम होते हैं, हीरा या बोल सकते हो गोल्ड पे या फिर सिल्वर पे जो बारीक काम होते हैं, वो भी करने के लिए वो माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और ये सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा लेंस है या फिर एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ बहुत छोटा होता है। तो क्या है, इट इज ए डिवाइस या इट इज ए कन्वेक्स लेंस, इट इज ए थिन कन्वेक्स लेंस with a short focal length। और ये जनरली कहां रख के हम देख सकते हैं, ये इसको आंख के बहुत पास रख के, नजदीक रख के हम इसको इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट फोकल लेंथ एंड केप्ट नियर द आई। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है इसको जरा देखते हैं। अब वर्किंग प्रिंसिपल में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक, वर्किंग प्रिंसिपल में हम बेसिकली 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। एक, जब इमेज फॉर्म हो रहा हो एट डी, इमेज फॉर्म्ड या फाइनल इमेज जो है, जो आप इमेज फॉर्म हो रहा होगा फॉर्म्ड एट डी। अब ये डी क्या होता है, डी आपका होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये कितना होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब यहां पे जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा वो आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पे आपका इमेज फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। अब इसका अगर डायग्राम हम बनाए तो कैसा होगा, ये मान लो आपका लेंस है, ठीक है, और बोला गया क्या कि इसका फोकल लेंथ बहुत छोटा होता है। मान लो मैं फोकल लेंथ इसका यहां पे ले लेता हूं f, ठीक है। अब मान लो जो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, हमें क्या करना है, हमारा मोटिव क्या है कि इस लेंस से हमें मैग्नीफाइंग इमेज बनाना है, और हमें पता है ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के जितने नजदीक होगा, जब हम लेंस पढ़ रहे थे वो बताया था, जितने नजदीक होगा इमेज हमारा उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो ज्यादा नजदीक रखने के लिए हम कहां पे रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं। मान लो इतू सा मैंने ऑब्जेक्ट रखा, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो यहां से रे ऑफ लाइट कैसे ट्रैवल करेगा, एक गया ऐसे, इधर मान लो और एक फोकस है इस तरफ, तो ऐसे गया, फिर ऐसे पार हो जाएगा उसमें से, और एक ऑप्टिकल सेंटर से गया जो कि ऐसे चला गया। अब इसको अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूं तो क्या होगा, कहीं ऐसा और कहीं ये, तो यहां पे इमेज आपका फॉर्म हुआ। ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोप में या सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज फॉर्म हो रहा होता है वो कैसा इमेज फॉर्म हो रहा होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है और वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा होता है और इरेक्ट इमेज बन रहा होता है। तो नेचर ऑफ द इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अब यहां से यहां तक का लेंस से जहां पे इमेज फॉर्म हुआ वो डिस्टेंस को हम d मानते हैं। अब बोलोगे सर d तो आपने बोला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो आंख से 25 सेंटीमीटर हो, तो यहां पे मैंने पहले स्टेटमेंट में ये भी बोला है ये कहां रखा जाता है, केप्ट नियर द आई। तो आई ना वो लगभग अगर आप इसके फोकल लेंथ के आसपास इधर रखोगे, अगर मान लो यही आपका आंख हो गया तो इधर से आपको रखना होगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो डिस्टेंस होता है ना वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो यहां पे ये आपका फाइनल इमेज बन के तैयार हो गया। अब यहां पे दो चीजों का हमें पता होना चाहिए, क्या, मैग्नीफाइंग पावर। हमारा काम तो वही है, मोटिव तो वही है कि ये कितना मैग्नीफाई कर पा रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, ये होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको जरा समझते हैं। अब मान लो इमेज यहां पे फॉर्म हो रहा है, ये वाला इमेज, ये इमेज फॉर्म हो रहा है ना। अब ऑब्जेक्ट को अगर मैं इधर थोड़ा खींच लूं, अब ये जितना हाइट है ऑब्जेक्ट भी यहां ही बन गया, उतना ही हाइट का बना या नहीं बना। और इसी से मैं अगर ऑप्टिकल सेंटर तक एक लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं, छोड़ो, एक डॉटेड लाइन ऑप्टिकल सेंटर तक ड्रॉ कर दूं, तो ये जो एंगल बना, ये जो छोटा सा एंगल बना, ये एंगल क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय क्या, ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। कैसे, अब बोलोगे सर यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट एट द आई। तो बोलोगे सर आई पे कहां बना रहा है, अरे मैंने बोला ना ये डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा है इसलिए हम नेग्लिजिबल लेते हैं, तो इसलिए हम ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा उसी को लेंगे। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट हम इसको ले लेते हैं, मान लो अल्फा, यहां पे जो एंगल है इसको मैं अल्फा ले लेता हूं, और यहां पे ये जो बड़ा वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इसको ये क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ये इमेज है ना, इमेज ये वाला है, तो इमेज ये एंगल बना रहा है, तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, इसको हम नाम दे देते हैं बीटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, तो m इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा होगा या नहीं होगा,
एंगल सबटेंडेड बाय रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, इमेज कितना एंगल बना रहा है बीटा, और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कितना बना रहा है यहां पे अल्फा, है ना। तो एंगल सबटेंडेड बाय, तो क्या हो गया मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा। अब एज बिकॉज यहां पे जो बीटा एंड अल्फा है वो बहुत छोटे हैं, तो क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली tan बीटा बाय tan अल्फा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्यों? एज अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। अगर याद हो हम जब डेरिवेशन कर रहे थे किसका, लेंस मेकर फॉर्मूला का, वहां पे भी हमने यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था। अल्फा बीटा आई अगर ये सब बहुत छोटे हो तब हम उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, याद है। चलो अब इसको थोड़ा नामकरण करते हैं। मान लो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए डैश, और या इसी पॉइंट आपका, ये पॉइंट आपका हो गया बी डैश। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं, मान लो एक्स, कितना मान लेता हूं, मान लो एक्स डिस्टेंस मान लेता हूं। ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में या फिर ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में जो डिस्टेंस है वो है x, और इमेज और आंख के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है d, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं tan बीटा लगाऊं, tan बीटा मतलब कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल a डैश b डैश o। तो अगर ये वाला ट्राइंगल लगाऊं, tan हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो tan बीटा बाय tan अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, tan अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन बेस कितना हो जाएगा, b से लेके o तक, होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा मेरा कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा अल्फा एंगल है, तो ये वाला हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी ओ। तो tan अल्फा मेरा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी ओ, होगा या नहीं होगा, ए बी अपॉन बी ओ। यहां तक समझ आया या नहीं आया? नामकरण में चेंज करना होगा, इसको ए डैश बी डैश रखे रहो, इधर ये जो आर लिखे हो ये हटा दो, इसको यहां पे ए और बी लिखो, और इसको नाम दे दो ये पॉइंट को ए डबल डैश, ठीक है। तो अब यहां पे चेंजेस होगा। अब tan बीटा, अब देखो बीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल। अगर मैं ट्राइंगल लूं ए बी ओ, इन ट्राइंगल ए बी ओ, तो tan बीटा मेरा कितना होगा, ए बी ओ कौन सा, ये वाला छोटा सा ट्राइंगल है, और यहां पे ये वाला एंगल बन रहा है बीटा, बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ए बी ओ ट्राइंगल में अगर मैं tan बीटा डालूं तो क्या होगा, ए बी बाय बी ओ, ये होगा ए बी बाय बी ओ, ये होगा या नहीं होगा। अब अल्फा हमारा कहां है, ये वाला छोटा सा ट्राइंगल, ये वाला मतलब ए डबल डैश बी डैश और ओ, ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल यहां पे हम कौन सा ले रहे हैं, ए डबल डैश बी डैश ओ, ये वाला। देखो कौन सा ट्राइंगल लिया जा रहा है ये ध्यान में रखना, क्योंकि इसी में गलत हो जाता है। एक तो ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल ट्राइंगल है उसके लिए आप बीटा लोगे, और अल्फा के लिए यहां पे जो आपने प्रोजेक्ट किया ए डबल डैश बी डैश, तो ये वाला जो एंगल बना उसको हम अल्फा लेंगे उसी ट्राइंगल के लिए। तो इन ए डबल डैश बी डैश हो tan अल्फा मेरा कितना हो जाएगा, ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बी डैश हो, ये होगा या नहीं होगा। अब यहां पे वैल्यू डालो, तो tan बीटा बाय tan अल्फा, देयरफॉर tan बीटा बाय tan अल्फा मेरा कितना हो जाएगा, ए बी बाय बी ओ होल डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बी डैश हो, ये होगा। अब देखो ए डबल डैश बी डैश और ए बी ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, क्योंकि इसी का प्रोजेक्शन ए डबल डैश बी डैश है। तो एज ए डबल डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, ए बी बाय बी ओ होल डिवाइडेड बाय ए बी बाय बी डैश हो, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब ये कितना हो जाएगा,
देयरफॉर दैट इज इक्वल टू बी डैश ओ बाय बी ओ, ये बनेगा या नहीं बनेगा? इसको सॉल्व करोगे, ए बी गेट्स कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? बी डैश ओ बाय बी ओ बनेगा या नहीं बनेगा? अब बी डैश ओ क्या डिस्टेंस है? बी डैश ओ आपका डिस्टेंस है डी, डी डिवाइडेड बाय बी ओ आपका क्या है? डिस्टेंस है एक्स, और एज बिकॉज लेंस के इस तरफ हो रहा है तो दोनों के लिए माइनस साइन होगा या नहीं होगा? तो मैग्निफिकेशन यहां पे मेरा कितना हो गया? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डी बाय एक्स होगा या नहीं होगा? ये समझ में आया या नहीं आया? अब यहां पे हमारा कंडीशन क्या था? यहां पे हमारा कंडीशन था इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है? डी पे। तो अगर इमेज डी पे फॉर्म हो रहा है तो लेट मैं क्या मान लेता हूं? लेट एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ लेंस। तो जो इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस डी होगा। ये दूरी माइनस डी है ना, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? माइनस डी होगा या नहीं होगा? अब अगर यहां पे मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूं, क्या 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाय एफ होगा या नहीं होगा? अब v इक्वल टू मेरा कितना हुआ है? माइनस डी, 1 बाय माइनस डी माइनस 1 बाय यू, यू हमारा क्या होगा? x इमेज डिस्टेंस है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो माइनस 1 बाय माइनस एक्स इक्वल टू फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 1 बाय एफ होगा या नहीं होगा? इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 बाय माइनस डी प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाय एफ। तो 1 बाय एक्स मेरा कितना हो जाएगा? 1 बाय एफ प्लस 1 बाय डी होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब यहां से इसको अगर हम सॉल्व करें, x का वैल्यू निकालें, x का अगर या हाँ, अब देखो इधर अगर मुझे d लाना है, ऊपर मुझे d लाना है। क्यों d लाना है? क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया? d बाय एक्स। तो अगर ऊपर मुझे d लाना है तो मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड d मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर में। तो d बाय एक्स इज इक्वल टू d बाय एफ प्लस d बाय डी, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस d बाय एफ होगा या नहीं होगा? d बाय एक्स इक्वल टू, और d बाय एक्स इक्वल टू हमारा क्या निकला हुआ है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला भी आ गया इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, जो कि है 1 प्लस डी बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। तो ये मैग्निफिकेशन हमारा किसके लिए आया? जब इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा हो? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पे प्रोड्यूस हो रहा। समझ आया या नहीं आया? अब तो इससे एक चीज हमें यह पता चल रहा है कि अगर हम देखें जो मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस से, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है यहां से। तो अगर जितना जो लेंस आप ले रहे हो, जिसका जितना छोटा उसका फोकल लेंथ होगा, उतना ज्यादा आपका क्या होगा? मैग्निफिकेशन होगा। तो इधर एक पॉइंट और लिख देना, द शॉर्टर द फोकल लेंथ, शॉर्टर द फोकल लेंथ greater is the मैग्निफिकेशन। समझ में आया या नहीं आया? चलो, अब इसका दूसरा केस क्या है? जब इमेज हमारा फॉर्म हो रहा हो कहां पे? इन्फिनिटी पे। अब ये दूसरा केस आया क्यों, पहले ये समझते हैं। अब देखो, अगर आप ये घर पे भी करके देख सकते हो, अगर आप आंख के बहुत पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट को रखोगे, आंख के बहुत पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट को रख के उसको देखने की कोशिश करोगे, तो आपके आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपके आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है अगर आप आंख के पास में बहुत चीजें कोई भी चीज को रख के देख रहे हो कंटिन्यूअसली, तो आंख में स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाता है। अब कोई चीज को देखने के लिए हम अपना आंख तो खराब नहीं करेंगे ना, तो उसके लिए अगर मान लो मैं वही ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट यहां पे फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर में है, उसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर फोकस पे रख दूं तो क्या हो जाएगा?
अब हमें पता है कोई भी रे ऑफ लाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहता है तो उसका इमेज कहां फॉर्म होता है, इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। और जब इन्फिनिटी में फॉर्म हो रहा है तो हमारे आंखों में जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा वो हमारे आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालेगा, क्योंकि हमारा आंख भी कहां होगा, फोकस पे ही होगा, तभी जाके हम इमेज देख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सेकेंड केस हमारा निकल के आया, जब इमेज हमारा कहां पे हो, इंफिनिटी पे हो। और कभी कभी एग्जाम में ये टर्म भी यूज हो जाता है, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जब आपका कंडीशन क्या हो, रिलैक्स्ड आई पे हो। रिलैक्स्ड आई या फिर इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी दोनों सेम है। रिलैक्स्ड आई मतलब जब आपके आंखों पे स्ट्रेन ना गिर रहा हो, लेकिन अगर आप डी पे रख के देख रहे हो तो आपके आंखों पे स्ट्रेन गिरता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, इंफिनिटी पे। केस 2 क्या है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, या फिर बोल सकते हो रिलैक्स्ड आई कंडीशन। ये एग्जाम में ये टर्म यूज होता है, इसलिए मैं ये बोल दे रहा हूं। रिलैक्स्ड आई कंडीशन मतलब क्या होता है, जब इमेज आपका कहां पे फॉर्म हो रहा हो, इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा हो। तो इंफिनिटी पे फॉर्म होने के लिए मान लो ये आपका लेंस हो गया, और ये मान लो उसका फोकल लेंथ, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। मान लो ऑब्जेक्ट अभी कहां है, मान लो ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा, ऐसे गया, और इस तरफ भी आपका फोकल लेंथ होगा, फोकस इधर से ऐसे चला गया, और यहां से ऑप्टिकल सेंटर ऐसा है, तो ये हो गया। अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा होगा, कहां फॉर्म हो रहा होगा, इंफिनिटी, क्योंकि पैरेलल लाइन कहां पे मीट करते हैं, एट इंफिनिटी। तो एट इंफिनिटी अगर यहां पे आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये हो गया मान लो आपका फोकल लेंथ। अब आपका आंख कहां पे है, फोकस के पास। तो अब यहां पे आपका चलो, तो अब यहां पे मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है, तो चीज तो ये है कि कितना मैग्नीफाई होगा। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, और बीटा क्या होता है, इमेज सबटेंडेड बाय बीटा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, इंफिनिटी पे, तो ये एंगल या फिर ये एंगल, दोनों एंगल, ये एंगल होगा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज का बीटा, होगा या नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट तो ये है, तो इसके लिए मैं अलग से थोड़ा बना देता हूं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहां पे आपका आंख है। ठीक है, मान लो यहां पे आपका आंख है, तो और ये दूरी कितना है, मान लो मैं ले लेता हूं d। अब बोलोगे सर d क्यों लिए, यहां पे तो d की बात ही नहीं हो रही। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट कितने दूर पे है, d दूरी पे है, मैं यहां पे इमेज बात कर रहा हूं। इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, इंफिनिटी। इसके पहले वाले केस में क्या था, इमेज फॉर्म हो रहा था d पे। ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है एट d, ऑब्जेक्ट एट d, दोनों में फर्क है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट d, तो ये एंगल, ये हाइट हो गया h, और ये आपका एंगल हो गया मान लो अल्फा। h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, समझे या नहीं समझे। चलो, तो tan बीटा यहां पे मेरा कितना हो जाएगा, tan बीटा मेरा कितना हो जाएगा, अगर यहां से निकालें h बाय एफ होगा या नहीं होगा। और यहां से इस वाले डायग्राम से अगर मैं tan अल्फा निकालूं कितना हो जाएगा, h बाय डी होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा।
तो दैट विल बी इक्वल टू, देयरफॉर मैग्निफिकेशन मेरा कितना हो गया, h/f बाय h/d विच इज इक्वल टू कितना हो गया, d/f। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, d/f। कब, कंडीशन क्या है, जब इमेज आपका कहां पे फॉर्म हो रहा हो, एट इंफिनिटी फॉर्म हो रहा हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्किंग प्रिंसिपल, या फिर बोल सकते हो इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी पे मैग्निफिकेशन आपका कितना हो गया, d/f। और मैग्निफिकेशन अगर इमेज आपका फॉर्म का हो रहा हो, इमेज एट डी पे अगर हो रहा हो, इमेज एट डी अगर हो रहा हो, देन मैग्निफिकेशन कितना है, 1 प्लस d/f। ये दो फॉर्मूले सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आपको याद होने चाहिए, इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल डाला जाता है। दो कंडीशन का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल के दे दिया गया। समझ आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, सिंपल माइक्रोस्कोप के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब यहां पे थोड़ा कंपेयर करते हैं। अच्छा एक चीज देख लो, यहां पे जो इमेज है, जो इमेज जब डी पे बन रहा होगा तब मैग्निफिकेशन हमारा कितना है, 1 प्लस d/f। और जब इमेज हमारा कहां पे बन रहा हो, इंफिनिटी, मैग्निफिकेशन d/f है। तो ज्यादा मैग्निफिकेशन कहां हो रहा है, यहां पे या यहां पे? यहां पे हो रहा है एज कंपेयर टू ये वाला, क्योंकि ये 1 कम है ना, एक कम है इसमें से, तो मैग्निफिकेशन इसमें ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमें उसके लिए अपना आंख तो कुर्बान नहीं करना है। तो ज्यादा मैग्निफिकेशन कौन से कंडीशन में होगा, जब इमेज फॉर्म हो रहा होगा डी पे। और मैग्निफिकेशन चाहे कम हो, लेकिन आपके आंखों के लिए रिलैक्सिंग इमेज एक बने। अब मान लो कोई एक साइंटिस्ट है जो लैब में रिसर्च कर रहा है, अब जैसे कोविड में बहुत सारे लैब में रिसर्च हो रहे होते हैं। अब कोविड का जो वायरस है वो तो इतना छोटा सा है, वो तो दिखेगा नहीं ना, तो उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो साइंटिस्ट लोग बार बार माइक्रोस्कोप में आंख डाल के बैठे रहते हैं। अब उतना अगर आंख पे स्ट्रेस दो, 1 महीने में आंख का सर्जरी होना पड़ जाएगा, क्योंकि उतना स्ट्रेस अगर आ गया। तो भले ही थोड़ा कम दिखे, कम मैग्निफिकेशन दिखे, या फिर हम मैग्निफिकेशन को और भी बढ़ा देंगे, 2-3 लेंस और जोड़ देंगे, जो कि हम कंपाउंड में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। तो लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए, एक आंखों को हार्म ना हो। भले ही यहां पे मैग्निफिकेशन कम है, लेकिन यहां पे आंखों में स्ट्रेस ज्यादा नहीं है। कहां पे, जब इमेज आपका कहां पे फॉर्म हो रहा हो, इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा हो। ठीक है, चलो लिख लो। अब देखते हैं कि हमें सिंपल माइक्रोस्कोप में क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं। कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन होता है, आराम से सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ए थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं। कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो कि है 5 सेंटीमीटर with a plus sign, is used in a simple microscope by a person with normal near point। अब ये normal near point का मतलब उसका आंख पूरा बराबर है, मेरे तरह चश्मा नहीं पहनता, तो बराबर है, तो उसके लिए d या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, विच इज ऑल्सो, अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो नेगेटिव, क्योंकि लेंस के इस तरफ होगा विद अ नॉर्मल व्यू पॉइंट। हाँ 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा फॉर ए नॉर्मल पर्सन, मतलब डी पे जब ऑब्जेक्ट या जब इमेज आपका कहां पे फॉर्म हो रहा हो, एट डी में फॉर्म हो रहा हो, तो मैग्निफिकेशन आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस d/f विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 25/5 विच इज इक्वल टू 6। तो मैग्निफिकेशन आपका कितना हो गया, 6 आ गया। कुछ नहीं है, बस फॉर्म, क्वेश्चन समझना बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, पर्सन विथ ए नॉर्मल नियर पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि डी या जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है उसको यूज करना है, या वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज टू बी सीन थ्रू ए सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ पावर 10D। तो यहां पे सॉल्यूशन में आते हैं, पावर कितना गिवन है, पावर गिवन है 10 डायप्टर। वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछा है m, और यहां पे गिवन है d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब पावर अगर आपको 10 डायप्टर गिवन है, सॉरी
अगर पावर आपको 10 डायप्टर गिवन है तो इसका मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ आपका कितना हो जाएगा, P इक्वल टू कितना होता है 1/f, और f क्या होता है इन मीटर, तो दैट इज इक्वल टू f आपका कितना हो जाएगा, दैट इंप्लाइज f इक्वल टू 1/p विच इज इक्वल टू 1/10। तो फोकल लेंथ आपका कितना हो गया 0.1 मीटर होगा या नहीं होगा, विच इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हाँ सुप्रिया किसी को कि तो 10 सेंटीमीटर होगा, फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन पूछा है क्या, ऑन ऑब्जेक्ट टू बी सीन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब u निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो u अब लेंस फॉर्मूला अगर लगाए बाय यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू कितना होता है 1/v माइनस 1/u, दैट इंप्लाइज 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v माइनस 1/f, ये हो जाएगा। अब इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इमेज आपका d गिवन है तो मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन में, तो 1/u इज इक्वल टू 1/d माइनस 1/f, ये होगा या नहीं होगा। अब इमेज डिस्टेंस क्या होता है फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव होता है, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1/d कितना 25, दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा एलसीएम 250 पकड़ लो, तो इधर हो जाएगा 10 माइनस 10 माइनस 25, दैट इंप्लाइज माइनस 35/250, 5 से काटेंगे तो 5 7 जा माइनस 7, और यहां पे आ जाएगा 5 5 जा 50, तो u आपका कितना हो जाएगा माइनस 50/7 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना होगा, ऑब्जेक्ट को हमें 50 सेंटीमीटर 50/7 सेंटीमीटर और कहां पे एट द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रखना होगा, ताकि हमें जो मैग्निफिकेशन है वो कितना मिले, वो मैक्स या मैक्सिमम मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x फॉर ए नॉर्मल रिलैक्स्ड आई, मतलब यहां पे मैग्निफिकेशन आपको कितना गिवन है, मैग्निफिकेशन m आपको गिवन है 5, और फॉर रिलैक्स्ड आई मतलब d इक्वल टू कितना हो गया 25। अब हमें पता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है d/f, और ये किसके लिए होता है नॉर्मल आई रिलैक्सिंग आई के लिए, रिलैक्सिंग आई के लिए जो सेकेंड केस में है, मतलब रिलैक्स आई के लिए मतलब क्या होता है इमेज कहां पे फॉर्म हो, इंफिनिटी पे फॉर्म हो, तो नॉर्मल रिलैक्स्ड आई के लिए हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है m इक्वल टू d/f। तो यहां से फोकल लेंथ अगर हम निकालें मैग्निफिकेशन 5 इक्वल टू 25/f, तो दैट इंप्लाइज f इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/5 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपका कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब पूछा है व्हाट विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर, मैं m निकालो किसके लिए, फॉर ए रिलैक्स्ड फार साइटेड आई, मतलब जो दूर का देख सकता है, ठीक है, मतलब रिलैक्स्ड फार साइटेड आई का मतलब जिसका जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो d आपका कितना हो जाता है 40 सेंटीमीटर, वो बढ़ जाता है, ठीक है, फार साइटेड आई का मतलब वो बढ़ जाता है, पास का वो अच्छे से नहीं देख पाता, ठीक है, फार साइटेड आई हुज नियर पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर। तो यहां पे फॉर रिलैक्स्ड फार साइटेड आई के लिए d हमारा कितना हो जाएगा, d डैश विल बी, या d डैश ले लो क्योंकि d यूज कर चुके हो, विल बी 40 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन हमारा कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू d डैश बाय f, तो d डैश हमारा कितना हो गया 40/f कितना है 5, दैट विल बी इक्वल टू कितना 8। तो जिसका फार साइट जिसका आंख खराब है, जो फार साइटेड आई है, जो 40 सेंटीमीटर दूर तक देख सकता है, उसके लिए मैग्निफिकेशन कितना होगा 8 टाइम्स मैग्नीफाई होगा। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? चलो, तो ये था आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का कहानी। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कहानी, और वो इंपॉर्टेंट है।
यहां पे आपको बेसिक चीजें तो समझ में आ गई होंगी, मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं, क्या क्या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, ये सब आप समझ गए। वही सारे चीजों को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी अप्लाई करेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।